Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आप सबों का एनिमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जीके जीएस क्लास प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एवं पीसीएस आदि की तैयारी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आज हम जीके का टॉपिक लेंगे, जिसमें से आज हम आप लोगों के बीच हम ज्योग्राफी बताने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में पढ़ने से पहले हम जो है ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं कि ज्योग्राफी होते क्या है, भूगोल अर्थात भूगोल होता क्या है, और अनेक भूगोलवेत्ताओं का क्या क्या मत था भूगोल के संदर्भ में। अनेक विद्वानों का क्या क्या कहना था कि जो है भूगोल क्या है, भूगोल के बारे में वो क्या समझाना चाहते थे, इन सबों के तो आगे चर्चा करते हैं। भूगोल होते क्या है और अनेक भूगोलवेत्ताओं का क्या क्या मत था। ज्योग्राफी ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं कि ज्योग्राफी, जियो और ग्राफी दो यूनानी वर्ड है। ये एक हो गया जियो और एक क्या हो गया ग्राफी। जियो का अर्थ हो जाता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ हो जाता है अध्ययन करना, या फिर बोल सकते हैं वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? पृथ्वी का वर्णन करना। तो समझ गए कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। लेकिन ज्योग्राफी में एक्चुअली ये वर्ड जो है हम समझ नहीं पाते हैं कि जब पृथ्वी के किन भागों का वर्णन करेंगे। तो अनेक विद्वानों का अलग अलग मत था, लेकिन जो है भूगोल का जो अर्थ होता है उसके बारे में हम समझते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या होती है। भूगोल 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 क्या होता है? भूगोल भूगोल वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल या फिर बोल सकते हैं धरातल, पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी की संरचना अर्थात पृथ्वी की संरचना कैसे बनी है, आंतरिक संरचना, आकाशीय पिंड, आकाश में मौजूद जितने भी पिंड हैं, तथा वायुमंडलीय क्षेत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो समझ गए कि भूगोल क्या होता है? भूगोल वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल, पृथ्वी की संरचना, आकाशीय पिंड तथा वायुमंडलीय क्षेत्र आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भूगोल कहते हैं। पृथ्वी के तल, पृथ्वी पर मौजूद जितने भी, धरातल पर मौजूद जितने भी चीज है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की संरचना कैसे बनी हुई है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ आकाशीय पिंड, आकाश में मौजूद जितने भी पिंड है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तथा वायुमंडलीय क्षेत्र, वायुमंडल विभिन्न परतों से बटा हुआ है, उनके बारे में जो है उनकी जानकारी के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो बढ़ते हैं कि किन किन भूगोलवेत्ताओं ने क्या क्या कहा है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा भूगोल की परिभाषा। क्लॉडियस टॉलेमी ने भूगोल की परिभाषा इस अर्थ में दी कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। अर्थात पृथ्वी का रिफ्लेक्शन जो है वह स्वर्ग में देखता है। यह किन्होंने कहा था? क्लॉडियस टॉलेमी ने क्या कहा
कि भूगोल व आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। और एक और महान भूगोलवेत्ता थे स्ट्रेबो। स्ट्रेबो के अनुसार भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में रहने वाले जीवों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है। स्ट्रेबो के अनुसार भूगोल की परिभाषा यह थी कि भूगोल वह शास्त्र है जहाँ स्थल एवं महासागर में रहने वाले जीव जंतु के बारे में ज्ञान प्राप्त कराता हो। कुछ हम टॉपिक के बारे में, कुछ हम बिंदु के बारे में जानते हैं कि भूगोल का जनक कौन है। भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस है। इन्होंने जसपीडियस नामक पुस्तक में पृथ्वी का वर्णन किया था। भूगोल के इसी कारण इन्हें जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जसपीडियस। इसमें से जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन, इसमें जो है उसके भौगोलिक तत्वों का इसमें वर्णन किए थे। ज्योग्राफिका के लेखक कौन थे? इरेटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम जो है ज्योग्राफिका शब्द की उत्पत्ति की थी। अर्थात हम बोल सकते हैं भूगोल शब्द को सर्वप्रथम जो है इरेटोस्थनीज ने प्रकाशन किया था। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है? विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। विश्व का मानचित्र का निर्माण किसने किया था? एनेक्जीमेंडर ने। ये सारे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं ब्रह्मांड की ओर। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? समझते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड अंतरिक्ष में मौजूद समस्त आकाशीय पिंड, अंतरिक्ष में मौजूद समस्त आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्था को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। आकाशीय पिंड वैसे पिंड जिनमें तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह ये सभी मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। उन सबों की सुव्यवस्था एक निश्चित व्यवस्था में हो, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ये सभी आकाशीय पिंड, ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनकी एक निश्चित दिशा, निश्चित दूरी तथा निश्चित गति से क्या होते हैं? गतिमान पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दूरी तथा एक निश्चित गति से वो गतिमान पाए जाते हैं। अब समझते हैं सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ये किन्होंने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि जो सूर्य ब्रह्मांड किन्होंने कहा था? किस भूगोल शास्त्री ने कहा था कि जो है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है? ये थे कोपरनिकस। ये कहाँ के थे? पोलैंड के थे। इन्होंने कब कहा था? 1543 ईस्वी में इन्होंने कहा था कि जो है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। बिग बैंग थ्योरी, जो कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थ्योरी है ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सर्वमान्य यह थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी। इनके प्रतिपादक थे कौन? जॉर्ज लेवेंटियर। ये कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। ये कहाँ के थे? बेल्जियम के। बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेवेंटियर। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इन्होंने, जो लेवेंटियर साहब ने जो थ्योरी बनाई थी उनके अनुसार जो है सभी आकाशीय पिंड एक गर्म मूलभूत बिंदु पर घनीभूत थी। जो पहले जो ब्रह्मांड इस तरह नहीं थी कि जो है बहुत सारे पिंड थे, बहुत सारे पिंड नहीं थे, और वो एक मूलभूत बिंदु पर घनीभूत थी जिसमें क्या थे? आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, आयतन की मात्रा बहुत ही कम थी, ऊर्जा तथा घनत्व जो थे वो अनंत थे, मतलब असीम रूप में जो है ऊर्जा थे और घनत्व थे। अचानक क्या हुई? इसमें विस्फोट होने के कारण जो है क्या हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई।
तो आप लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में समझ लिया कि ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो आगे बढ़ते हैं, मंदाकिनी के बारे में पढ़ते हैं कि मंदाकिनी होते क्या है। मंदाकिनी जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनानी भाषा में गैलेक्सी बोला जाता है। तो मंदाकिनी होता क्या है? असंख्य तारों के पुंज या जमाओं को क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। असंख्य तारों की संख्या इतनी अधिक होती है, अरबों खरबों में होती है, उसे उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। हमारी पृथ्वी जिस मंदाकिनी में स्थित है उसे हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा या फिर मिल्की वे बोला जाता है। हमारी पृथ्वी जिस मंदाकिनी में स्थित है उसे हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा या मिल्की वे बोलते हैं। आकाशगंगा इस तरह की होती है जो कि दुधिया कलर की होती है, इसी के कारण से हम इनको मिल्की वे बोला जाता है। आकाशगंगा की आकृति जो है 3 प्रकार की होती है, एक होती है दीर्घवृत्ताकार, एक सर्पिलाकार और एक विषमाकार। दीर्घवृत्ताकार की आकृति एक बड़े गोलाकार की आकृति की होती है और सर्पिलाकार की आकृति होती है स्पाइरल आकार की, इस तरह की आकृति होती है। लगभग 80% जो है आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार है और बाकी 20% विषम आकार की या फिर दीर्घवृत्ताकार। विषम आकृति, इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती है कि ये अलग अलग आकृतियां इसकी होती है विषम आकृति में। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा के एक छोर में सौरमंडल स्थित है जो सर्पिलाकार क्षेत्र में स्थित है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं, 100 अरब तारे, लगभग जो है 100 अरब तारे जो है एक आकाशगंगा में पाए जाते हैं। सूर्य की हमारे आकाशगंगा से दूरी कितनी है, 32,000 प्रकाश वर्ष, अर्थात 32,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, सूर्य की हमारे आकाशगंगा से दूरी कितनी है, 32,000 प्रकाश वर्ष। हमारी आकाशगंगा के सर्पिलाकार आकृति में 3 भुजाएं पाई जाती है। सर्पिलाकार स्पाइरल आकृति में जो है 3 भुजा पाई जाती है, मतलब 3 भागों में बटी हुई होती है। पहली भुजा जो है वह होती है लाल नारंगी तारे। पहली भुजा में लाल नारंगी रंग के तारे पाए जाते हैं। दूसरी भुजा में युवा पीले तारे पाए जाते हैं। दूसरी भुजा जो होती है उसमें युवा पीले तारे पाए जाते हैं और तीसरी भुजा में नवजात तारे, मतलब नए तारे जो है इसमें पाए जाते हैं। दूसरी भुजा में ही हमारा सूर्य स्थित है। सूर्य जो है दूसरी भुजा में स्थित है। और आकाशगंगा के बारे में बताते हैं कि आकाशगंगा के मध्य में बहुत ज्यादा अधिक लाइट रहती है। इसके लाइट का वजह है कि उसमें जो है बहुत रेडियोधर्मी तरंग जो है उत्पन्न होती है। तो समझ गए कि आकाशगंगा क्या होती है। एड्रोमेडा, एड्रोमेडा ऐसी आकाशगंगा है जो हमारी मंदाकिनी की सबसे निकटतम आकाशगंगा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निकटतम पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो है निकटतम आकाशगंगा का नाम क्या है, वह क्या है, एंड्रोमेडा। इसे हम क्या बोलते हैं, देवयानी भी बोलते हैं। देवयानी आकाशगंगा कहा जाता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले और शीतल तारों का समूह है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि आकाशगंगा के सबसे चमकीले और शीतल तारों का समूह कौन है, तो वह कौन है, ओरियन नेबुला। समझ गए, ठीक है। आगे चलते हैं, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी। अभी जो ज्ञात मंदाकिनी है वो कौन है, डवार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी कौन है, डवार्फ मंदाकिनी। तो आप लोगों ने आकाशगंगा के बारे में समझ लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तारों के बारे में समझते हैं कि तारे क्या होते हैं। तारे जो होते हैं वो चमकदार गैसों के पिंड होते हैं। तारों में सबसे अधिक मात्रा में, तारा में जो है सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है, 70%। तारों में सबसे अधिक 70% जो है वो हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। उसके बाद जो होते हैं हीलियम, हीलियम 25%, हीलियम की मात्रा 25% तथा कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों की मात्रा 1.5%, अर्थात कार्बन की 1.5%, नाइट्रोजन भी 1.5% और ऑक्सीजन भी 1.5% तथा 0.5% आयरन की मात्रा पाई जाती है। तारों में हाइड्रोजन 70%, फिर जो है हीलियम
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन की मात्रा पाई जाती है। तारों का रंग जो है इसके तापमान पर निर्भर करता है। तारे का रंग जो है इसके तापमान पर निर्भर करता है। जितना अधिक तापमान रहेगा वह इतना ही अलग अलग रंगों में, अर्थात बोल सकते हैं कि तारों का तीन रंगों में मूलतः जो है वो पाया जाता है। फर्स्ट होता है रेड होता है, फिर उससे अधिक जो है सफेद होता है, उससे अधिक जो है नीला होता है। सबसे कम तापमान का तारा जो होता है वो होता है लाल रंग का, और सबसे अधिक जो तापमान का तारा होता है वह नीले रंग का होता है, और उसके बीच में क्या होता है सफेद रंग का। सूर्य के पश्चात, सूर्य भी क्या एक तारा है, क्योंकि इसमें भी जो है क्या है अपना प्रकाश है, ऊर्जा है, इस कारण से सूर्य भी क्या है तारा है। सूर्य के पश्चात सबसे निकटवर्ती तारा, सूर्य के बाद जो सबसे निकट का तारा है वह है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये याद रखने लायक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। ये भी आपको पूछा जाता है कि तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है, इसके तापमान पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। फिर समझते हैं इसका प्रकाश। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वह पृथ्वी पर लगभग 4 वर्ष में पहुंचता है। इनकी जो पहुंचने की डिस्टेंस है वो कितना है 4 वर्ष में। ऐसे सूर्य जो है कितने समय में पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तारामंडल, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है 89। ये पूछा जाता है क्वेश्चन की जो है तारामंडलों की संख्या कितनी है, अभी तक 89 है। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। अभी हमने बताया कि सबसे कम तापमान का तारा कौन सा होता है, लाल रंग का, और सबसे अधिक तापमान का तारा कौन होता है, वह नीले रंग का। तो आप लोगों ने तारा के बारे में पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आगे हम चलते हैं कि जो है क्या है नोवा तथा सुपरनोवा के बारे में हम जानते हैं कि नोवा क्या होते हैं और सुपरनोवा क्या होते हैं। तारों के निर्माण की अंतिम अवस्था, तारों के निर्माण की अंतिम अवस्था के पश्चात जब तारे के बाह्य कवच में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, नोवा कहते हैं। तारों के निर्माण की अंतिम अवस्था, तारों का निर्माण 4 चरण में होता है। पहला जो होता है आदि तारा, दूसरा जो होता है वह लाल युवा तारा, उसके बाद क्या होता है युवा पीला तारा तथा लाल दानव तारा। इन 4 चरणों में तारा का निर्माण होता है। तो समझ लिए कि नोवा किसे कहते हैं। नोवा जो होते हैं वह तारों के निर्माण की अंतिम अवस्था के पश्चात जब बाह्य कवच में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, नोवा कहते हैं। ये नोवा की घटना कब घटित होती है? नोवा की घटना तब घटित होती है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से क्या हो अधिक हो जाता है। नोवा की घटना तब घटित होती है जब तारों का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, तभी यह घटना घटित होती है। नोवा की घटना तभी घटित होती है। ठीक है, समझ लिए कि जो है नोवा की घटना कब घटित होती है। आगे बढ़ते हैं। जब कभी संपूर्ण तारों में विस्फोट की घटना, जब सारे जितने भी तारे हैं अगर सभी तारों में अगर विस्फोट की घटना घटित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा कहते हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सुपरनोवा क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है, यह विनाशकारी तारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा क्या होते हैं? न्यूट्रॉन तारा में विस्फोट के पश्चात न्यूट्रॉन की मात्रा शेष रह जाती है। जब तारा में विस्फोट होता है तो सिर्फ जो है न्यूट्रॉन की मात्रा ही बची रह जाती है, अर्थात न्यूट्रॉन की मात्रा जो है अधिकतम होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। उसमें जो है न्यूट्रॉन सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, इसी के कारण इसे हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ठीक है, समझ लिए न्यूट्रॉन तारा के बारे में। आगे हम चर्चा करते हैं पल्सर, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। पल्सर क्या है? घूमता हुआ या प्रचक्रण करता हुआ न्यूट्रॉन तारा। जो न्यूट्रॉन तारा घूमता है या फिर प्रचक्रण करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। पल्सर की खोज किसने की थी? एंथनी हेविस ने। पल्सर की खोज
एंथनी हेविस ने तथा बेल महोदय ने कब की थी? 1974 में। पल्सर की खोज किसने की थी? एंथनी हेविस ने तथा बेल ने की थी। ठीक है, समझ लिए आप लोग पल्सर की खोज किसने की थी। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वासर्स क्या होते हैं। क्वासर्स ये तारीय पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? तारीय पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश के साथ साथ रेडियो तरंगे निकलती है। वैसे तारीय पदार्थ जिनमें प्रकाश के साथ साथ क्या होते हैं? रेडियो तरंगे निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वासर्स कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो है रेडियो तरंग की उत्पत्ति जो है क्वासर्स से हुई है। ठीक है, समझ गए क्वासर्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल, जिसे हम क्या कहते हैं? कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है। ब्लैक होल क्या होते हैं? तारों के क्रोड़ का घनत्व, क्रोड़ का घनत्व अधिक हो जाने से गुरुत्वाकर्षण शक्ति अत्यधिक उच्च हो जाती है। जब तारों का क्रोड़, तारे हैं, तारे के बीच पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्रोड़ बोला जाता है। उनका घनत्व अधिक हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो है अधिक हो जाती है, जिसके कारण यहां से गुजरने वाली, अर्थात उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित न होकर, अर्थात उस जगह से, जैसे ये एक ब्लैक होल हो गया, अर्थात बोल सकते हैं कृष्ण छिद्र, इसके चारों ओर जो है आकाशीय पिंड सब है, तो इससे गुजरने वाले जितने भी प्रकाश किरणें होंगे वो क्या है? परावर्तित न होकर, अर्थात ये रिफ्लेक्ट न होकर के इसमें समाविष्ट हो जाते हैं, अर्थात इसी में जो है क्या हो जाते हैं? समा जाते हैं। चाहे वो प्रकाश की किरणें हो या कोई भी पिंड हो या वस्तु हो, ये सभी जो है इसी में मिल जाती है या इसी में समा जाती है। इसी तारे को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं या फिर कृष्ण छिद्र कहते हैं। कृष्ण छिद्र की बात करें तो ये सबसे पहले जो है किन्होंने खोजा था? कार्ल स्कार्लचिल्ड ने खोजा था तथा जॉन व्हीलर ने इनकी खोज की थी कि जो है कृष्ण छिद्र कैसी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रशेखर सीमा के बारे में जानते हैं कि चंद्रशेखर सीमा होते क्या है। जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक होता है, जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक होता है तो तारों में विस्फोट की घटना घटित होती है। तो समझ सकते हैं कि जो है चंद्रशेखर सीमा क्या होती है कि तारों का द्रव्यमान जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक होती है तो क्या होती है? विस्फोट की घटना घटित होती है। इसी सीमा को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और चंद्रशेखर सीमा की खोज जो है सबसे पहले जो है किसने की थी? खुद इन्हीं के नाम पर ये चंद्रशेखर सीमा है जी, वो थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, जो कि भारतीय थे। वो सबसे पहले 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के समक्ष लाएंगे वो आप लोगों को जल्दी पहुंच सके, ताकि आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई कठिनाई ना हो। धन्यवाद।